हेलो एस्पिरेंट्स, न्यूज़ टुडे के आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम 30 दिसंबर और 1 नवंबर की हमारी जो महत्वपूर्ण खबरें रही हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज की हमारी महत्वपूर्ण खबरें कौन कौन सी है। आज हमारी 4 मेन न्यूज़ है, उसमें से पहली होगी हमारी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया है पुलिस के आधुनिकीकरण को लेकर, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल में। दूसरा है भगवत गीता नैतिक स्पष्टता की मार्गदर्शिता दर्शिका है, ऐसा भारत के उपराष्ट्रपति ने बोला है। तो हम जानेंगे कि भगवत गीता कैसे जो है वो नैतिक पथ पर रहने के लिए हमें प्रेरित करती है। तीसरा हमारी मेन न्यूज होगी अनुसूचित जनजाति का दर्जा। हाल ही में असम में वहाँ का जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर था उसने कुछ जनजातियों को एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी में शामिल करने की बात करी गई, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और एक कृषि से संबंधित एक संस्थान है, उसके शासी निकाय का 11वां सत्र संपन्न हुआ है। तो क्या क्या उस सत्र में हुआ है हम बात करेंगे डिटेल में। हम कुछ शॉर्ट न्यूज की भी बात करेंगे, जैसे कि उच्चतम न्यायालय के कुछ दिशा निर्देश आए हैं कि कैसे कैसे इसको हैंडल करना है। अगला एक हंसा 3G हमारा एक ट्रेनर एयरप्लेन है, उसके बारे में बात करेंगे। सिम बाइंडिंग के बारे में बात करेंगे। एक होगा हमारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता की कौन कौन से चरण है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यूनेस्को के बारे में बात करेंगे। और एक हमारे सुर्खियों में रहा स्थल है गिनी बिसाऊ, जिसकी राजधानी है बिसाऊ, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली महत्वपूर्ण खबर से। हमारी पहली महत्वपूर्ण खबर है पुलिस का आधुनिकीकरण। तो देखिए ये न्यूज में क्यों आया है, पुलिस के आधुनिकीकरण की बात हमेशा चलती रहती है। और कुछ टाइम पहले हमने एक न्यूज में डिस्कस भी किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में प्रकाश सिंह मामले में पुलिस की स्वायत्तता के लिए और पुलिस जो है वो राजनीतिक दबाव में काम नहीं करे, इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी करे थे। और बीच बीच में भारत सरकार बहुत सारे पुलिस के आधुनिकीकरण के प्रयास करती रहती है। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने यह बोला है कि 2047 तक भारत को जो विकसित बनाने का टारगेट है उसमें हमें पुलिस को भी साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। पुलिस भी हमारी जो है वो आधुनिक जो भी प्रौद्योगिकियां आ रही हैं उससे लेस हो, क्योंकि नए अपराध के नए नए तरीके अब खोजे जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग उसमें ज्यादा किया जा रहा है। तो पुलिस बल जब हमारा सक्षम होगा तभी हम उन अपराधों को रोक पाएंगे या फिर उन पर बेहतर कार्रवाई कर पाएंगे। तो जानते हैं इस न्यूज में और क्या है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, पुलिस से संबंधित सबसे पहले बात करते हैं चुनौतियां क्या है, कि क्यों हम लोग बात कर रहे हैं कि पुलिस का आधुनिकीकरण होना चाहिए। तो पहली चुनौती पुलिस के रूप में यह है कि अपराध के नए रूप आ रहे हैं बहुत सारे, जैसे कि एक श्वेत कॉलर अपराध आ रहा है। हमने कुछ दिनों पहले एक श्वेत कॉलर टेररिज्म भी डिस्कस किया था। अब श्वेत कॉलर अपराध क्या है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार धीरे धीरे बढ़ रहा है। कर चोरी के मामले में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अगला है कि राजकोषीय कानून जो होते हैं भारत सरकार के, उनका उल्लंघन हो रहा है। इसके साथ साथ में जो अपराधी है वो कहीं ना कहीं मशीन लैंग्वेज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी टेक्निक का उपयोग कर रहे हैं। तो अगर अपराधी जो हैं वो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं तो अपराध को कम करने वाले जो संस्थान है, पुलिस बल है, उसके पास भी उस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। साथ साथ में ऐसा कार्यबल होना चाहिए जो कि उस टेक्नोलॉजी का यूज करके अपराध को कम कर पाए। तो अपराध के नए रूप आ रहे हैं, इसलिए हमें पुलिस का मॉडर्नाइजेशन की आवश्यकता है। अगला क्या है, अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं। ये क्या है, तो देखिए भारत के पुलिस की अगर हम लोग बात करें तो पुलिस के बाद परिवहन के साधन हो गए हो या संचार के नेटवर्क हो गए हो, आधुनिक हथियार हो गए हो। पुलिस के हथियार आपने देखे हैं कितने अच्छे होते हैं, तो आधुनिक हथियार हो गए हो, या फिर पुलिस को वर्तमान में जो आवश्यकता है क्राइम को रोकने के लिए उसके आधार पर प्रशिक्षण की बात हो गई। पुलिस के बाद इन सब चीजों का अभाव है, संचार नेटवर्क का अभाव है, आधुनिक हथियारों का अभाव है। पुलिस के पास व्हीकल जो होते हैं वो बहुत मॉडर्न नहीं होते, जैसे दिल्ली जैसे शहर में तो फिर भी ठीक होते हैं, परंतु आप स्टेट की पुलिस देखोगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल की पुलिस देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि उनके पास कितने पुराने वाहन होते हैं, हथियार किस प्रकार के होते हैं, और उनको प्रशिक्षण जो होता है वो आधुनिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से या फिर आधुनिक अपराध के जो तरीके विकसित हो रहे हैं उस हिसाब से नहीं मिलता है। अगला क्या है कि हमारी पुलिस में कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्सेस की भी कमी है। वो कैसे, एक संस्थान है हमारा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करता है। इसने जनवरी 2022 में एक बात बोली थी और उस तक का आंकड़ा बताया था कि 1 लाख व्यक्तियों पर पुलिस कर्मी जितने हैं हमारे देश में वो है 152, लगभग 153 मान लीजिए, है ना। परंतु जबकि स्वीकृत संख्या क्या है कि 196 होने चाहिए,
196 होने चाहिए, परंतु है कितने, 153 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं जितने हमारे पास पुलिस कर्मी होने चाहिए वो भी नहीं है, जो है वो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से प्रशिक्षित नहीं है। उनके पास वाहन हो गए, हथियार हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई, या फिर प्रशिक्षण हो गया, हर चीज का अभाव है। ठीक है, तो पुलिस के आधुनिकीकरण के उपाय क्या है, हमें क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए, पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए सबसे पहले हमने अभिनव रणनीतियां, यानी कि नई रणनीति हमें विकसित करनी होगी। वो क्या, कि ऐसी खुफिया जानकारी जिस पर कार्रवाई की जा सके, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, एआई, उसके माध्यम से नेट ग्रिड एक हमने बनाया था कि इसमें सारा डाटा होता है, कि एकीकृत डाटाबेस का प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब जो नेट ग्रिड में जो भी डाटा आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं एआई की टेक्नोलॉजी को मिक्स किया जाए, ताकि वो जो डाटा है उससे ऐसी जानकारी निकाली जा सके, खुफिया जानकारी, जो जिस पर कार्रवाई की जा सके। ठीक है, अगला क्या है, अनुसंधान की बात करी जाए, क्योंकि हमें पुलिस का मॉडर्नाइजेशन करना है तो अनुसंधान की बात होनी चाहिए। तो उसमें कि हमारे जो विश्वविद्यालय है, हमारे जो शैक्षणिक संस्थान है, एकेडमिक्स हो गए, को पुलिस जांच में फॉरेंसिक का उपयोग बहुत सी बार होता है। आपने देखा होगा सीआईडी, अगर आप कभी आपने देखा होगा तो सीआईडी में डॉक्टर सालूके होते हैं, तो वो बार बार फॉरेंसिक जांच करते हैं। तो फॉरेंसिक जांच हमें बहुत ज्यादा जरूरी है किसी अपराध में जाने के लिए, या फिर उसकी तह तक जाने के लिए, वास्तव में अपराधियों का पता लगाने के लिए। तो हमारे जो विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान है, उसमें पुलिस जांच में फॉरेंसिक के उपयोग को कहीं ना कहीं केस स्टडी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मतलब कहने का यह कि हमारे विश्वविद्यालय और एकेडमिक संस्थानों में फॉरेंसिक के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है, और हमें कुछ ऐसा कार्यबल तैयार करना है जो फॉरेंसिक जांच में एक्सपर्ट हो। ठीक है, अगला क्या है, समग्र सरकार दृष्टिकोण। ये क्या है, तो देखिए इसमें यह है कि जो कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं वो प्रवर्तन भी करे, साथ साथ में अगर कोई पुनर्वास की बात हो रही वो, और समुदाय स्तर के हस्तक्षेप को एक साथ लाना चाहिए। मतलब यह है कि सरकार केवल अपराध को नहीं रोक सकती है, केंद्र सरकार नहीं रोक सकती, राज्य सरकार। तो राज्य सरकारों को क्या करना है, मतलब एक तो देखिए केंद्र और राज्य के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फिर जो पुलिस बल है उसका कहीं ना कहीं नागरिक समाज के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसका कहीं ना कहीं फिर भारत के जो समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई अपराध होता है और पुलिस को कोई जानकारी प्रदान करता है तो उस पर एक्ट करना चाहिए पुलिस को। साथ साथ में उस आदमी को प्रताड़ित नहीं किया जाए, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपने किसी अपराध की जानकारी पुलिस को प्रदान करी, पुलिस आपको ही प्रताड़ित करने लग जाती है। तो लोग बहुत सी बार ऐसा हिचकिचाते हैं कि नहीं, पुलिस के पास तो जाना मतलब एक तरह से अपने खुद मुसीबत मोल लेना टाइप का हो गया। तो एक समग्र दृष्टिकोण सरकार को लेना चाहिए। अगला क्या है, प्रशासनिक सुधार। अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि प्रकाश सिंह मामले में 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें सुझाई थी, कि जैसे कि डीजीपी का कार्यकाल स्थिर होना चाहिए, राज्य सुरक्षा बोर्ड बनना चाहिए, राज्य पुलिस सुरक्षा बोर्ड बनना चाहिए। यानी कि पुलिस को जो राजनीतिक हस्तक्षेप होता है वो कम करने के लिए राज्य सुरक्षा बोर्ड बनना चाहिए। पुलिस अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग एक मिनिमम टाइम पीरियड के बाद ही होना चाहिए, ताकि वो अपना कार्यकाल ठीक से कर सके। साथ साथ में इस केस में ये बोला गया था कि जांच जो हो गई है, जांच और जो पुलिस की एक तरह से होती है, देखिए पुलिस का एक काम तो हो गया कि अपराध को रोकना हो गया, और एक होता है जांच करना। अगर कोई अपराध हो चुका तो उसमें कुछ पुलिसकर्मी जांच कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं इन दोनों को सेग्रीगेट करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रकाश सिंह मामले में जो दिशा निर्देश दिए हैं, उन सुधारों को सरकार को पूर्ण रूप से लागू करना चाहिए और उसकी भावना के अनुरूप काम करना चाहिए। तो क्या क्या हो गया, अभिनव रणनीतियां, न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी लानी चाहिए, हमारे एकेडमिया और विश्वविद्यालयों में फॉरेंसिक जांच को बढ़ाना चाहिए, सरकार को एक समग्र दृष्टिकोण लेना चाहिए, साथ साथ में प्रकाश सिंह मामले में जितनी भी बातें सुप्रीम कोर्ट ने बोली उसकी भावना के अनुरूप कार्य करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि भारत सरकार ने वास्तव में क्या क्या प्रयास किए हैं पुलिस सुधार के लिए। तो देखिए एक योजना चल रही है, उसका नाम है पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने योजना शुरू करी है। इसका उद्देश्य है कि पुलिस बलों को आधुनिक तकनीक से पर्याप्त रूप से सुसज्जित किया जाए। मतलब इस योजना के तहत यह कि केंद्र सरकार राज्यों और हमारे यूटीज को सहायता देती है, फाइनेंशियल एड देती है कि वो मॉडर्न हथियार खरीद सके, या फिर अपने जो पुलिस बल है उसको कहीं ना कहीं तरीके से प्रशिक्षित कर सके वर्तमान टेक्नोलॉजी के हिसाब से। अगला क्या है, विधायी सुधार भी सरकार ने किए, जैसे कि हाल ही में हमने 3 आपराधिक कानून है उनको लागू किया है। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये 3 हमने मॉडर्न कानून लाए, क्योंकि हमारे जो पुराने कानून थे वो काफी पहले के थे और वर्तमान की आवश्यकताओं को रिफ्लेक्ट नहीं करते थे। तो हमने कुछ मॉडर्न कानून भी लेके विधायी सुधार भी करें।
अगला क्या है, स्मार्ट पुलिसिंग के लिए भी हमने कुछ पहले शुरू करी है, जैसे कि CCTNS एक नेटवर्क है। इस CCTNS नेटवर्क के अंतर्गत ये होता है कि जो अगर आप एक बार पुलिस स्टेशन पहुंच गए कोई अपराधी, तो उसका सारा डाटा इसमें रहता है। तो अगर वो कोई दोबारा अपराध करता है, तुरंत पुलिस उससे मैच कर लेती है कि हाँ इसने किया होगा इसको। सीसीटीवी में कहीं उसका फोटो आ गया तो CCTNS नेटवर्क जो है उस पर डालेंगे, देखेंगे हाँ ये तो वो है, फिर उसको जाके दबोच लेंगे। तो हमने इन सब तरह की चीजों को किया है, स्मार्ट पुलिसिंग कर रहे हैं, विधायी सुधार किया है और योजना भी सरकार ने चला रखी है। तो ये पूरा न्यूज का हमने डिस्कस किया, एनालिसिस किया कि पुलिस मॉडर्नाइजेशन की आवश्यकता क्यों है, सरकार क्या प्रयास कर रही है और सुझाव क्या होने चाहिए। ये जो है हमारे पेपर 2 के लिए काम का है टॉपिक जो पूरा, ठीक है। मेंस के लिए काम का, प्रीलिम्स में से कोई सवाल नहीं बनता। आगे बढ़ते हैं। हाँ, भगवत गीता की बात करते हैं हम। देखिए, हाल ही में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगवत गीता नैतिक स्पष्टता यानी कि मोरल क्लियरिटी के लिए हमें एक सार्वभौमिक मार्गदर्शिता है। मतलब सिंपल सी बात यह है कि हमें अगर मोरल, हम कहीं भी हमारे इथिकल डायलेमा आ रहा है, एथिकल कंसर्न आ रहा है, तो भगवत गीता जो है वो हमें क्लियरिटी प्रदान कर सकती है उस दुविधा वाली सिचुएशन में। तो हम इस न्यूज में यही जानेंगे कि भगवत गीता कैसे क्लियरिटी प्रदान करती है। और भगवत गीता के बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं। भगवत गीता के बारे में देखो, बेसिक चीज आपको पता होगी कि एक प्रकार का भारत का पवित्र धर्म ग्रंथ है, ये संस्कृत में रचित है और महाभारत का एक अभिन्न अंश है। इसमें वही है, जब अर्जुन युद्ध के मैदान में होते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं कि हमारे सगे संबंधियों से युद्ध करना सही है या नहीं है, युद्ध में कितने लोग मारे जाएंगे। तो श्री कृष्ण भगवान उनको समझाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद है वो कहीं ना कहीं इस पूरी भगवत गीता में डाला गया है। और इसका संकलन की अगर बात करें तो 200 ईसा पूर्व में हुआ था और कुरुक्षेत्र की भूमि में जो युद्ध हो रहा था वहां पे संवाद है। अब भगवत गीता की जो पांडुलिपि है ओरिजिनली, हाल ही में देखो यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल रजिस्टर है, उसमें भी इसको शामिल किया गया है कि देखिए ये मानवता के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो इसको संरक्षित करना आवश्यक है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो भगवत गीता की वर्तमान प्रासंगिकता क्या है, ये आपके इथिक्स के लिए काम करेगा। ठीक है, तो देखिए पहला तो ये है, भगवत गीता में सबसे पहली जो बात करी है वो निष्काम कर्म। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि अगर आप कर्म कर रहे हो और फल की चिंता करेंगे तो आपके मन में, दिमाग में दुविधा होगी हर बार, और आप कर्म पर भी ठीक से ध्यान नहीं लगा पाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बोलते हैं कि तुम्हारा काम कर्म करना है, इसका फल क्या होता है, आने वाले टाइम में क्या होगा, उसको बात को छोड़ दो। तो ये दर्शन में यही है कि आप, मनुष्य के हाथ में क्या होता है, दूसरी बात यही है कि कर्म करना होता है। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके हाथ में यही है कि आपके पास जितना मैक्सिमम टाइम है आप उसको पढ़ाई में यूटिलाइज कर सकते हैं। फल क्या होगा, एग्जाम क्लियर होगा नहीं होगा, वो आपके हाथ में नहीं है। तो आप अपना कर्म कीजिए और फल की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, ऐसा भगवत गीता में बताया गया है। ठीक है, सकाम कर्म उसके विपरीत ये बोलता है कि आप किसी फल, विशेष फल की इच्छा में कोई कार्य कर रहे हैं। तो हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए भी बात यही है, जो भी सिविल सर्विस सर्वेंट होते हैं, कि आपको भी निष्काम कर्म करना है। ठीक है, अगला ये कि समाज और व्यक्ति के कल्याण में समन्वय होना चाहिए। देखिए गीता में एक टर्म है, उसका नाम है लोक संग्रह। लोक संग्रह का अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं समाज में कल्याण को बढ़ावा देना है, समरसता को बढ़ावा देना है, एकता को बढ़ावा देना है, सार्वभौमिक कल्याण जो है उसको, मतलब कल्याण तो हो ही गया, उसको स्थापना करना है। लोक संग्रह की बात की गई है किसमें, आपके भगवत गीता में। तो जो सिविल सर्वेंट होता है उसको भी यही करना चाहिए कि अपने जो भी कार्य है वो जनता की भलाई के लिए, समाज में समरसता, एकता के लिए और कल्याण के लिए करें। ठीक है, तो लोक संग्रह के माध्यम से हमें यह पता लगता है कि हमें काम कैसे करने चाहिए, व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में एक संतुलन होना चाहिए। आगे बढ़ते, भावनात्मक स्तर पर धैर्य बनाए रखना। बहुत सी बार ऐसा होता है कि इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, तो भावनात्मक स्तर पर कैसे धैर्य बनाए रखें, उसके लिए भगवत गीता में एक टर्म है या उपदेश देती है, स्थिति प्रज्ञ। स्थिति प्रज्ञ का अर्थ यह है कि आप कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, आप क्या है, शांत रहेंगे, तर्कों के आधार पर निर्णय लेंगे हर चीज का। बात यह है इसमें ना, भावनात्मक रूप से आपको धैर्यवान होना है, विपरीत परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से निपटने वाला, परिवर्तन के अनुरूप ढलने वाला और मानसिक स्वास्थ्य को सेहतमंद रखने वाला हो। मतलब स्थिति प्रज्ञा सिंपल सा अर्थ है
देखिए, जब जीवन में अच्छा होता है तब को सब कुछ अच्छा चल रहता है, परंतु आपको कोई विपरीत परिस्थिति आ गई तो हम परेशान होने लग जाते हैं। परंतु हमें विपरीत परिस्थिति में भी धैर्यवान रहना है, तर्क के आधार पर निर्णय लेने हैं, बहुत इमोशनल होके नहीं लेना है। मतलब हमें बहुत, जो हमारे जीवन में खुशी है उसका भी बहुत उत्सव नहीं मनाना है, अगर दुख है तो उसका भी बहुत गम नहीं मनाना है, एक समान हमें रहना है स्थिति पर। तो सिविल सर्विसेज के लिए भी यही है। अगर कोई सिविल सर्वेंट है, आपदा की स्थिति आ गई, तनाव हो गया एकदम से कि कैसे इसको निपटेंगे, तो वहां पर उसको धैर्यवान होकर काम करना चाहिए। नेतृत्व कौशल का विकास, वो कैसा? भगवत गीता स्वधर्म की बात करती है। स्वधर्म मतलब हो गया कि व्यक्ति को अपने जो कर्तव्य है उसका पालन करते हुए कार्य करना चाहिए। कर्तव्य पालन के अनुसार जो किया गया कार्य है, अगर उसका विपरीत परिणाम भी आता है तो भी कोई बात नहीं, आप अपने कर्तव्य को पूरा किया। तो इसमें यही एक नेतृत्व कौशल का विकास होना चाहिए, या फिर स्वधर्म का पालन करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में आपका जो कर्तव्य है वो आपको पूरा करना चाहिए। ठीक है। अन्य शिक्षाएं क्या है इसकी थोड़ी सी, कि निर्णय लेने की क्षमता। भगवत गीता अनिर्णय को निर्बल पक्ष और निर्णय लेने में स्पष्टता को सबल पक्ष के रूप में, मतलब भगवत गीता में ये बात है कि अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें निर्णय लेने की भी बात करेगी कि आप उसके नकारात्मक जो चीजें उसको हटा पाएंगे, निर्बल पक्ष को, सबल पक्ष को बढ़ा पाए। ठीक है। तो निर्णय लेने के लिए भी बात करती है। अगला है क्या? विनम्रता भी सिखाती है हमें भगवत गीता, कि आपको अपनी जो सीमा है, अगर आपको वो याद है कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता, तो आपको विनम्र होना चाहिए उस जगह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारी तीसरी महत्वपूर्ण न्यूज है अनुसूचित जनजाति का दर्जा। तो देखिए, हाल ही में असम का जो, ये न्यूज मेनली मैं प्री के हिसाब से बोलूंगा, प्री के लिए काम किया। असम के जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स था उसने 6 समुदाय जो थे उनको एसटी का दर्जा देने की सिफारिश करी है। तो 6 समुदाय क्या, वो देख लेते हैं। ताई, अहोम, चाई जनजातियां या फिर आदिवासी, जैसे ट्री ट्राइब्स वहां पे होती है ना, टी टाइप्स जो होती है। चाय मतलब जो आप चाय समझ रहे हो वही है जिसको हम पीते हैं। तो टी ट्राइब्स, मोरोन, मोरान, मोटोक, चुटिया और कोच, राज, बोंगशी, ये 6 जनजातियों को असम के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने बोला कि एसटी में शामिल कर लेना चाहिए। ठीक है। वर्तमान में ये असम समुदाय की अन्य, मतलब वर्तमान में जो ये शामिल है 6 की 6, वो असम के ओबीसी में शामिल है। और ये असम राज्य के लगभग कुल जनसंख्या का 27% है। मतलब सरकार ने ये बोला है, देखिए अब असम में इलेक्शन होने वाले कुछ टाइम पे, आपको पता होगा, तो वो सब किया जाता है ना बैकएंड से। तो ये 6 जनजातियां हैं, इनके लिए ये बोला कि एसटी का दर्जा इनको मिलना चाहिए। वर्तमान में ये क्या है, ओबीसी के अंतर्गत ये शामिल है। और ये 6 की 6 जनजातियां जो है वो 27% पॉपुलेशन जो है असम की, उसको रिप्रेजेंट करती है। आगे बढ़ते हैं। तो क्या सिफारिशें करी हैं आपके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने? ये बोला है, देखिए असम में जनजातियों का त्रिस्तरीय वर्गीकरण किया जाएगा। 2 स्तरीय तो ऑलरेडी है, 2 श्रेणियों में तो बटी हुई। तो वो क्या क्या है कि 2 श्रेणियों में वहां की एसटी है। एक है एसटी जो कि मैदानी क्षेत्रों में रहती है, मैदानी। एक एसटी जो कि पहाड़ी में रहती है। अब जो रिकमेंडेशन किया गया है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने, उसने बोला कि अब जो एसटी में शामिल किया जाएगा उनको घाटी नामक तीसरी श्रेणी में शामिल किया जाएगा। यानी कि 3 स्तरीय हो गया, एक मैदानी क्षेत्र, एक पहाड़ी में और एक घाटी क्षेत्र। तो वर्तमान में 2 तो हैं, पहाड़ी और मैदानी। घाटी वाली ये 6 जनजातियां होंगी जो शामिल किए जाएंगे। अब तो अनुसूचित जनजाति मैदानी की अगर वर्तमान में बात करें तो इनको 10% आरक्षण है। अगर अनुसूचित जनजाति पहाड़ी की बात करें तो इनको 5% आरक्षण। ठीक है। अब केंद्र के स्तर पर आरक्षण की बात करें, वो कैसे होता है या क्या है इसमें? तो केंद्र के स्तर पर देखिए, सभी समुदाय की एक समान सूची होती है। अगर कोई एसटी है तो एसटी है। पर असम ने क्लासिफिकेशन किया हुआ कि 10% पहाड़ी वालों, एक सेकंड देख लेते हैं, 10% जो है वो मैदानी वालों को, 5% जो है वो पहाड़ी वालों को। तो अनुसूचित जनजाति के सभी समुदाय एक सामान्य कॉमन राष्ट्रीय, मतलब केंद्र स्तर पे तो यही है कि सारे की सारी जनजातियां एक समान होती है। अब अंतरिम उपाय वर्तमान में क्या किया है, असम गवर्नमेंट ने ये बोला है कि उनको ओबीसी में वर्तमान में वर्गीकृत है वो 6 की 6। तो उनको ये बोला गया कि वर्तमान में जो ओबीसी का 27% आरक्षण है उसके अंतर्गत उनको उप कोटा में वर्गीकृत किया जाएगा। ठीक है। जैसे ओबीसी के लिए 27% आरक्षण कोटा को उपवर्गीकरण का अर्थ क्या है कि आरक्षण कोटे को विभिन्न उपश्रेणी में विभाजित किया जाएगा ताकि आरक्षण के जो लाभ है वो अधिनियम। देखिए होता यही है, उप कोटा क्यों बनाया जाता है हमेशा, कि देखिए कुछ जनजातियां हैं जैसे कि उनमें आरक्षण का लाभ मिलना जल्दी शुरू हो गया, उनके पास थोड़ी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज थी या जो भी था,
तो अब उन्हीं पीढ़ियों के जो लोग हैं वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, बाकी लोग नहीं ले पा रही, बाकी जनजातियां नहीं ले पा रही है। तो वहां ये है कि उपवर्गीकरण किया जाए कि अब इसको इतना परसेंट आरक्षण होगा, इसको इतना परसेंट आरक्षण होगा। ठीक है, जैसे ओबीसी में आपने देखा होगा क्रीमिलियर का कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है कि जो जनजाति है एक अभी तो शायद 8 लाख सीमा है, 8 लाख से अगर ऊपर कोई कमा रहा है उसके मम्मी पापा, तो उसको फिर ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो वर्तमान में यहाँ पर एक तत्कालिक व्यवस्था की गई है कि ओबीसी के उपवर्गीकरण के तहत उन 6 जनजातियों को लाभ मिलेगा, फिर उनको बाद में एसटी में शामिल कर लिया जाएगा। और एसटी में शामिल करने का कैसा होता है वो देखते हैं आगे। देखिए, भारतीय के संविधान के 2 अनुच्छेद है जो ये बात करते हैं। एक है अनुच्छेद 366 और उसका क्लोज 25। इसके तहत ये बोला है कि अनुसूचित जनजातियां एसटी वे हैं जिन्हें अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किया गया है। मतलब ये आर्टिकल ये बोलता है कि 342 के तहत जो जनजातियां लिखी हुई है वो एसटी होंगे। तो अब 342 में क्या है? इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजातियों की प्रारंभिक सूची अनुसूचित करने का अधिकार। मतलब अगर किसी जनजाति को आर्टिकल 342 में शामिल करना है तो राष्ट्रपति कर सकते हैं, परंतु इस सूची में संशोधन संसद के कानून बना के द्वारा ही किया जा सकता है। मतलब ये है कि प्रारंभिक सूची जो होती है उसमें शामिल करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। परंतु अगर सूची में संशोधन करना है इसमें 342 के तहत जो सूची दी उसमें, तो फिर संसद की मंजूरी के बाद होगा। तो असम के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने किया, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी होगी, फिर संसद जनरली उसको शामिल कर लेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस पर ध्यान बना के रखिएगा आर्टिकल पे। बाकी इसमें कोई ऐसे खास न्यूज काम की नहीं है, ये 2 आर्टिकल जनरली इससे सवाल बन सकता है आपका प्री में ना। बाकी तो वो असम पीसीएस का अगर कोई एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए काम किया। अगला देखते हैं। हाँ, ये एक थोड़ा काम का है। संविधान में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने से संबंधित प्रावधान क्या है और क्या है? तो देखिए, अब एसटी में किसको शामिल किया जाएगा, ऐसे संविधान में कोई ऐसे स्पष्ट मानदंड नहीं दे रखे हैं कि ये क्राइटेरिया अगर कोई जनजाति फुलफिल करती है तो उसको क्या किया जाएगा? एसटी में शामिल किया जाएगा। ये है लोकुर समिति एक बनी थी आपकी 1965 में, उसने कुछ मानदंड निर्धारित किए थे। तो उसके आधार पर जनरली कंसिडर किया जाता है कि उस जनजाति का आदिम प्रकृति के अभिलक्षण होने चाहिए। मतलब वो जनजाति आदिम हो, उसकी विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए, संस्कृति रीति रिवाज होने चाहिए, भौगोलिक रूप से वो अलग थलग रहती हो, यानी कि आम बस्तियां जो है उनसे दूर रहती है। जनजाति जनरली ऐसे होती है कि आपके वन क्षेत्रों में निवास करती है ना, बाहरी लोगों से उसका संपर्क जो है वो काफी कम हो या फिर हो ही नहीं। ठीक है, अगला है उस जनजाति में पिछड़ापन। ये 5 जो मानक जो बनाए गए थे ये लोकुर समिति ने 1965 में बनाए थे, और संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट मानदंड नहीं है। ये बात ध्यान रखनी, क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट बन सकता है कि अनुसूचित जनजाति के लिए भारत के संविधान के आर्टिकल 342 में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि कौन मानक दिए हुए हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ठीक है, मानक किसने निर्धारित किए थे? लोकुर समिति ने 1965 में। तो ये समिति भी ध्यान रखिएगा किससे संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है, उसकी 11वीं बैठक हुई है। अब ये कुछ ऐसा खास तो नहीं है, प्री के हिसाब से थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। खाद्य कृषि के लिए अंतर्राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान संधि की शासी निकाय का 11वां जो सत्र है वो लीमा आपके पेरू में संपन्न हुआ है। ठीक है, तो ये इस सम्मेलन में जो बात हुई है वो ये हुई कि देखिए ये जो संधि है इसके तहत एक बात चली आ रही थी पहले से ही, उसका ये था कि पहुंच और लाभ साझाकरण के कामकाज के लिए बहुपक्षीय प्रणाली MLS को बढ़ाने पर वार्ता जो करी जा रही थी वो विफल हो गई। अब ये MLS क्या है इसको तो आगे देखते हैं, परंतु ये है कि एक तरह से कि जो खाद्य पदार्थ के जो आनुवंशिक प्रजातियां होती हैं उनके लिए एक बैंक बनाया जाएगा ताकि सब देश उसको एक्सेस कर सकें। तो वो वार्ता को और एक्सटेंड करने की बात करी जा रही, तो वो विफल हो गई है इसके 11वें सत्र में, जो कि कहां हुआ है? लीमा और पेरू में। आगे देखते हैं। तो देखिए MLS क्या है? MLS ये है कि 35 प्रमुख खाद्यान्न फसलों और 29 चारे वाली फसलों के आनुवंशिक संसाधनों के साझाकरण को ये नियंत्रित करता है। MLS का फिर से फुल फॉर्म देख लेते हैं। मल्टीलेटरल सिस्टम, बहुपक्षीय प्रणाली है किसके लिए? पहुंच और लाभ साझाकरण के कामकाज के लिए। ठीक है, संयुक्त रूप से ये फसलें, ये जो 35 फसलें, इनके बारे में थोड़ा सा फैक्ट दिया हुआ है। क्या है? ये फसलें विश्व के
पादप आधारित आहार का लगभग 80% है। मतलब आप जो चीजें खा रहे हो, पादप जो भी फसलें उग रही हैं, उसमें से 35 फसलें जो इसमें शामिल करी गई है, वो लगभग हम लोग जो चीजें खाते हैं पादप आधारित आहार, उसका 80% यहाँ पर है। अब ये जो है वो संधि के एनेक्सचर 1 जो है उसमें वर्णित है ये बात, है ना। देखिए क्या है, थोड़ा सा टिपिकल है, मैं आपको सिंपल शब्दों में इसको बताता हूँ। जब भी कोई देश, पहले इसको रीड कर लेते हैं, जब भी कोई देश इस संधि को अपनाता है तो इन फसलों की आनुवंशिक विविधता को MLS यानी कि मल्टीलेटरल जो सिस्टम है के माध्यम से अन्य सभी देश सदस्यों के लिए उपलब्ध कराने पर सहमत होता है। इन फसलों की आनुवंशिक विविधता को विशेष रूप से सार्वजनिक जीन बैंकों में उपलब्ध कराया था। देखिए अब ये है कि ये संधि अगर किसी देश ने रेक्टिफाई करी तो वहां पर जो भी उसके पास पादप होंगे, फसलें होंगी, जो भी इसके अंतर्गत शामिल है, इन 35 में से शामिल है, उनका जो भी बीज होगा वो सार्वजनिक रूप से एक जीन बैंक में जाएगा और उसका अन्य देश जो है वो उपयोग कर सकता है। ये बात यहां पे कह रहा है और ऐसा एनेक्सचर 1 उसका संधि में लिखा हुआ है। तो अब इसको और आगे बढ़ाने की जो बात करी जा रही थी वो विफल हो गई है। तो वर्तमान में यही स्ट्रक्चर इसमें चल रहा है, चलेगा, ठीक है। समझे, अगर आप जैसे हमारे यहाँ पे गेहूं चावल की फसल हो रही है अलग प्रकार की कुछ, तो हम अगर इस संधि के सिग्नेटरी है तो हम इस सार्वजनिक जीन बैंक को ये प्रदान करेंगे कि हमारे यहाँ पे ये बीजेस है, फिर जो भी उस संधि के सिग्नेटरी होगा वो उनको यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो 11वें सत्र में और क्या समझौता प्रस्ताव था, तो ये था, देखिए संशोधित मानक सामग्री हस्तांतरण समझौतों को अपनाया गया। ये क्या है संशोधित मानक सामग्री हस्तांतरण समझौता? साथ ही इसमें जो एक दो चीजें और तय की गई है वो क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा भी डिस्कस करेंगे। ये बोला है, तय किया गया कि पर्याप्त भुगतान दरें और सीमाएं शासी निकाय के 12वें सत्र में अनुमोदित की जाएगी। अब इसको अभी डिस्कस नहीं करते, 12वें सत्र जब होगा तब बात करेंगे कि क्या उसमें आउटकम होगा। अभी ये देखते हैं कि संशोधित मानक सामग्री हस्तांतरण समझौता क्या है, ठीक है। इसको अभी में ध्यान रखिए, इसको नेक्स्ट जब इसकी 12वीं बैठक होगी उसमें देखेंगे। तो संशोधित मानक सामग्री हस्तांतरण समझौता क्या है? पादप आनुवंशिक सामग्री के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है। मतलब ये समझौता जो है कि पादप की अगर कोई आनुवंशिक सामग्री है तो उसके आदान प्रदान को नियंत्रित करेगा क्या? संशोधित मानक सामग्री हस्तांतरण समझौता। इस सामग्री के दुरुपयोग को रोकना, मतलब अगर ये जो सामग्री है पादप की आनुवंशिक सामग्री, एक तो उसका आदान प्रदान को नियंत्रित करना, उसका कोई दुरुपयोग कर रहा है, मतलब कोई जो देश है वो बिना कुछ पैसे भुगतान करे हुए उसका यूज कर रहा है, या तो भी स्ट्रक्चर होगा इंटरनली, हम उसमें बहुत जाते नहीं है, तो अगर उसका कोई दुरुपयोग कर रहा है आनुवंशिक संसाधनों का तो उसको रोकना। यह सुनिश्चित करना कि उत्पन्न होने वाले किसी भी वाणिज्यिक लाभ को निष्पक्ष और न्याय संगत तरीके से साझा किया जाए। मतलब कोई देश अगर ऐसा जो है ऐसा बीज बना लेता है जिससे उत्पादन बहुत ज्यादा होता है या फिर कीट प्रतिरोधी होता है, तो अगर उसको कोई लाभ हो रहा है बाकी देशों को भी या फिर किसी एक देश को, तो जो लाभ होगा उसको कहीं ना कहीं निष्पक्ष और न्याय संगत तरीके से बाकी देशों के साथ भी साझा किया जाए, ठीक है। तो ये 3 बातें हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा प्री के लिहाज से। संशोधित मानक सामग्री हस्तांतरण समझौता किसके अंतर्गत है? एक तो इस संधि के अंतर्गत है, और इसमें क्या क्या बात है, यहां से प्रीलिम्स का सवाल बनने के चांसेस है। पादप आनुवंशिक सामग्री के आदान प्रदान को नियंत्रित करना है और इस सामग्री का दुरुपयोग रोकना है, उससे कोई कमर्शियल लाभ हो रहा है तो न्याय संगत तरीके से उसको साझा करना है बाकी, ठीक है। अगला क्या है? अब देखिए अगेन फिर ये कुछ चीजें मुद्दे हैं उसको 12वें सत्र के लिए छोड़ दिया गया है, काम के नहीं है। भुगतान प्रणाली परिशिष्ट 1 का विस्तार, जो कि हमने बात करा था कि MLS जो है उसका विस्तार नहीं हो पाया, और डिजिटल अनुक्रम सूचना के नियम जैसे प्रमुख मुद्दे 12वें सत्र के लिए स्थगित कर दिए गए। तो ये हमारे फिलहाल का काम का नहीं, जो आउटकम है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण ये समझौता है प्री के लिए। भारत का पक्ष क्या रहेगा? भारत ने बात करी, भारत ने बोला कि संप्रभु अधिकारों और निष्पक्ष लाभ साझाकरण की रक्षा की जानी चाहिए या फिर उसकी मांग की जानी चाहिए। मतलब संप्रभु अधिकार भी हो और लाभ जो हो वो निष्पक्ष रूप से सब देशों के साथ या न्याय संगत तरीके सब देशों के साथ साझा किया जाए। भारत ने अपारदर्शी मसौदे का विरोध किया, जो मसौदा जो भी आया होगा इस सम्मेलन में उसका विरोध किया, और मांग की कि सभी अनसुलझे मुद्दों पर 12वें सत्र में फिर से मांग की जाएगी। कोई खास बात नहीं है ना। अब ये काम का, ये प्री के लिए अगेन काम का है कि संधि क्या है। तो देखिए संधि जो है ये 2001 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है खाद्य और कृषि संगठन के सम्मेलन में इसको अपनाया गया था, और ये 2004 से लागू हुई, ठीक है। यह फसल आनुवंशिक विविधता के प्रति समर्पित पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। फसल विविधता
फसल आनुवंशिक विविधता के लिए पहला समर्पित कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता ये है क्या, ये संधि, जो कि एफएओ के द्वारा 2001 में अपनाई गई थी और 2004 में लागू हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? खाद्य और कृषि के लिए सभी पादप आनुवंशिकी संस्थानों का संरक्षण, मतलब खाद्य और कृषि के लिए हमारे जो पादप संस्थान है उनकी जो आनुवंशिक जो भी जीन है उनके संसाधनों का संरक्षण करना, उनका संधारणीय यानी कि सस्टेनेबल प्रयोग सुनिश्चित करना और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत बंटवारा सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक, क्या क्या है कि पादप का जो आनुवंशिक सामग्री है उसका संरक्षण करना, साथ साथ में उसका सस्टेनेबल उपयोग सुनिश्चित करना और जो इनके उपयोग से जो लाभ हो रहा है उसको सब लोगों के साथ, देशों के साथ न्याय संगत तरीके से साझा करना। अब इसमें कितने मेंबर है? देखिए, यूरोपीय संघ और भारत सहित लगभग 154 जो देश है वो इसके पक्षकार है और भारत इसमें शामिल है। भारत शामिल है, ये प्री के लिहाज से ये भी थोड़ा सा काम का है। ठीक है, तो ये बातें आपको संधि के बारे में ध्यान रखनी है और एक ये समझौता आपको ध्यान रखना है, बाकी इसमें कुछ खास ध्यान रखने का नहीं है प्री के लिए, है ना। ओके, तो अब हमारी जितनी भी मेन न्यूज थी वो हमने डिस्कस कर ली। अब संक्षिप्त सुर्खियों की बात कर लेते हैं। देखिए, संक्षिप्त सुर्खियों में एक जो ये तो कोई ऐसा खास काम का नहीं है। उच्चतम न्यायालय के नवीन दिशा निर्देश क्या कहते हैं? कुछ दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हैं जो कि 1 दिसंबर से लागू हो जाएंगे। वो ये कहते हैं कि नए जो मामले आएंगे उनकी सूची जो है अब ऑटोमेशन रूप से बनाई जाएगी, स्वचालित रूप से बनाई जाएगी, उसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होगा। जमानत और बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसे जैसे जमानत के मामले हो गए या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट लगती है ना, 5 प्रकार की रिटें होती है, उसमें से बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस की जो रिट अगर आ रही है तो अत्यावश्यक मामले हैं और इनकी त्वरित तुरंत रूप से इनकी सुनवाई होनी चाहिए। ऐसे मामलों को 2 कार्य दिवस के बीच यानी कि 2 दिनों के अंदर जमानत और बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले सूचित हो जाने चाहिए स्वचालित रूप से, कोई वेट नहीं करना उसके लिए, है ना। वरिष्ठ अधिवक्ता जो है कोई मौखिक उल्लेख करते हैं कि ये मामला लिस्ट हो जाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पुराने मामले जो है उनसे निपटने के लिए सख्त स्थगन नियम, मतलब पुराने मामलों में अब बार बार आप तारीख पे तारीख नहीं दोगे, ऐसे दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। ठीक है, जमानत याचिकाओं के लिए बात, अगर जमानत के लिए कोई आ रहा है तो त्वरित कार्रवाई शुरू करना है, क्योंकि जमानत बहुत जरूरी। बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो लोग होते हैं उनको जितनी सजा मिलनी होती है उससे ज्यादा जो सजा ऑलरेडी वो जेल में काट चुके होते हैं और अंडर ट्रायल ही रहते हैं। तो ये कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अपने कामकाज के लिए दिशा निर्देश बनाए हैं, इतने हमारे प्री के लिए इतने काम के नहीं, है ना। अगला क्या है? हंसा 3G। हंसा 3G के बारे में अगर आपको एक बात याद रखनी है तो वो ये है कि ये 2 सीटों वाला पायलट प्रशिक्षण विमान है। क्या है हंसा 3G? एक प्रशिक्षण विमान है हमारा। हमारे अगर नए नए पायलट जाते हैं तो ऐसा तो नहीं कि सीधा सीधा उनको जगुआर राफेल उड़ाने के लिए दे देंगे, पहले बोलते हैं कि आप ट्रेनिंग कर लीजिए आके, तो हंसा 3G हंसा के साथ उनको उड़ान भरवाते हैं। तो क्या हुआ है, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने बेंगलोर स्थित CSIR राष्ट्रीय यांत्रिक यानी कि एरोस्पेस लेबोरेटरी में भारत के स्वदेशी हंसा 3 3NG के उत्पादन संस्करण का शुभारंभ किया। मतलब उसका कोई एडवांस वर्जन है, उसको बनाया जा रहा है। प्रथम क्या है, ये भारत का पूर्णतः कंपोजिट सामग्री से निर्मित 2 सीटों वाला पायलट प्रशिक्षण विमान है। बाकी इसके बारे में कुछ खास मत ध्यान रखिए, प्री के लिए और काम का नहीं है ये, और ये भी PCS टाइप का ही है। क्या है ये? पूर्णतः कंपोजिट सामग्री से बना एक पायलट प्रशिक्षण विमान है। ठीक है, सिम बाइंडिंग क्या होता है? सिम बाइंडिंग, अब देखिए हाल ही में दूरसंचार विभाग ने ये बोला है कि ऑनलाइन मैसेजिंग जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं, आप किसी मैसेज प्लेटफॉर्म पे अगर आप कर रहे हैं तो उसमें सिम अनिवार्य कर दिए। मतलब जैसे ये है आपको जैसे अभी ये है कि आप जैसे कि कोई मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में, जैसे व्हाट्सएप की बात कर लो, है ना। व्हाट्सएप पे अगर आप लॉगिन कर रहे हैं तो ऐसा होता है ना कि अगर आपके सेम फोन में अगर वो सिम नहीं भी हो, आप बस व्हाट्सएप उसमें लॉगिन कर रहे हो, दूसरे फोन में OTP आएगा तो आप उसको OTP को डाल के व्हाट्सएप इसमें चला सकते हो उस नंबर से। तो अब ये बोला कि जिस फोन में आप उपयोग कर रहे हो व्हाट्सएप का, उस फोन में जिस नंबर से यूज कर रहे हो वो सिम उसी में होनी चाहिए। जैसे कि बैंक में जनरली होता है, अगर आप बैंक में रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो, भीम में कर रहे हो या फिर किसी में कर रहे हो, तो जिस पर्टिकुलर सिम से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं
जो नंबर आपका रजिस्टर्ड है वो आपके फ़ोन में उस टाइम पे होनी चाहिए, किसी तीसरे फ़ोन में नहीं होनी चाहिए। तो यही उसने बात बोली है कि जितनी भी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है उसको ये सुनिश्चित करना होगा कि उपयोगकर्ता का अकाउंट पंजीकरण के लिए उपयोग किए गए डिवाइस में डाले गए सक्रिय सिम कार्ड से जुड़ा हो। सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया है, बाकी यही है सिंपल। एक बार फिर से बताता हूँ, आप कोई मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पे गए, कोई ऐप आपने डाउनलोड करी, आपको मैसेज करना है, आप ये नहीं कर सकते कि आपके दूसरे फ़ोन में वो सिम पड़ी हुई हो और आप यहाँ पे क्या करें, आपने नंबर डाले, ओटीपी वहाँ आया और आपने फिर यहाँ से डाल दिया। जिस फ़ोन से आप उस प्लेटफॉर्म को, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को ले रहे हैं, उसी में आपकी वो सिम होनी चाहिए जिससे आप उसको डाल रहे हैं, ठीक है। इस निर्देश के तहत प्लेटफॉर्म को सिम, मोबाइल नंबर और डिवाइस के बीच निरंतर लिंकिंग लागू करनी होगी। सिम, मोबाइल नंबर और डिवाइस के बीच में निरंतर लिंकिंग होनी चाहिए। अगर सिम हटा दी तो फिर आपका वो डिवाइस या फिर वो ऐप बंद हो जाएगी। अगर जैसे मैंने व्हाट्सएप था मेरे पास, उसमें से मैंने लॉगिन करके फिर अगर सिम हटा दिया उस नंबर की वहां से, तो वो हट जाएगा, फिर व्हाट्सएप नहीं चलेगा उसमें ना। तो अब हम देखते हैं आईटीयू के बारे में, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। देखिए, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है, इसकी बैठक हाल ही में बाकू में हुई है और हर 4 साल में इसकी बैठक आयोजित की जाती है। देखिए, मेन इसका जो काम है वो विभिन्न देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय टेलीकम्युनिकेशन जो होता है, ये उसको रेगुलेट करने का मेनली इसका काम होता है। तो बेसिक चीजें इसके बारे में जान लेते हैं, कभी प्री में आ जाए तो। इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है ना, और डिजिटल टेक्नोलॉजी जो होती है उसके लिए ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशल एजेंसी है, विशेषीकृत एजेंसी है, ठीक है। तरह से देश कितने, 194, और 1000 से अधिक कंपनियां हैं, विश्वविद्यालय, यानी कि कहीं ना कहीं निजी क्षेत्र जो है वो भी इसके मेंबर है। ये हमें थोड़ा सा इन्फ्लुएंस यहाँ से पता लगता है ना। अगला क्या है, इसकी स्थापना जो है वो 1865 में हुई थी, तो काफी पुराना संगठन है, थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखिएगा, है ना। पेरिस में हस्ताक्षरित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ अभिसमय से अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ संघ, पहले इसको बोला जाता था टेलीग्राफ संघ, फिर टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इसको बोला जाता है, ठीक है। मुख्य कार्य क्या है कि रेडियो आवृत्ति और उपग्रह की अवस्थिति का आवंटन करता है विभिन्न देशों के बीच में, नियम निर्धारित करना, निर्बाध वैश्विक संपर्क के लिए तकनीकी मानक बनाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के 3 चरणों के बारे में इसमें बात करी गई है। तो देख लेते हैं कौन कौन से कृत्रिम। देखिए, एआई तो बहुत आगे बढ़ रहा है अब हर चीज में, तो उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो 3 चरण बात किए गए इसमें, एएनआई, एजीआई और एएसआई। तो तीनों चरणों के बारे में बात करें तो पहला क्या है, एएनआई, कमजोर एआई है इसको कहा जाता है, ठीक है। यह कार्यों का एक संकीर्ण रूप, संकीर्ण समूह में विशेषज्ञता रखता है। मतलब देखिए, सबसे प्राइमरी फेज जो एआई का वो ये है, कमजोर एआई, जिसको एएनआई बोला जा रहा है। मतलब कुछ कार्यों में ये प्रवीणता रखता है और इसमें ज्ञान को सामान्य बनाने की क्षमता, मतलब बहुत बहुत अब बेसिक लेवल का एआई हो वो ये होता है। जैसे कि आपका जो सिरी हो गया है ना, आपका एलेक्सा हो गया, बेसिक काम करता है। एलेक्सा आपका गाना बजा देगी, लाइटें बंद करवा सकती है, इससे ज्यादा एलेक्सा काम नहीं करेगी। तो बेसिक लेवल का एएनआई। दूसरा क्या है, एजीआई, इसको मजबूत एआई भी बोला जाता है, और ये काल्पनिक मशीन बुद्धिमत्ता, मतलब एक हाइपोथेटिकल मशीन बुद्धिमत्ता है जो ऐसे बौद्धिक कार्यों को समझने या सीखने की क्षमता रखती है जो एक मनुष्य, मतलब ये जो मनुष्य के समान एजीआई काम कर लेगा, मनुष्य के समान, ठीक है। इसमें समान समझ के आधार पर ज्ञान को सामान्य बनाने की क्षमता होती है। वर्तमान में जो हम लोग जनरली एआई का यूज कर रहे हैं, जेमिनी, चैट जीपीटी, वो मेनली है ना। वर्तमान में वास्तविक एजीआई मौजूद नहीं है। वास्तविक एजीआई मतलब ये देखिए, वैसे तो होना चाहिए इसको ना, हम लोग जो जेमिनी और जो यूज करते हैं, क्योंकि वो मनुष्य के समान कम से कम सोच पा रहे पर इस आधार पर ये शायद बोल रहा हो कि पूर्ण रूपेण वो अभी भी मनुष्य के टाइप काम नहीं करता, क्योंकि उसमें आपने देखा होगा नीचे एक लिखा रहता है इंडिकेशन की गलतियां कर सकते हैं, है ना। अगला देखते हैं, एक सैद्धांतिक अवधारणा है एएसआई, जो मानवीय बुद्धिमत्ता से भी आगे अगर एआई निकल जाएगा तो उसको ये बोलेंगे कि एएसआई, और ये हो सकता है कि संभावित रूप से उन समस्याओं को हल कर सके जो मानव ने आज तक नहीं की थी। ठीक है, सिंपल सी बात है, 3 आपको याद रखने हैं। एएनआई बेसिक है, एजीआई उसका थोड़ा एडवांस वर्जन है, और एएसआई सबसे एडवांस है। ये तो अभी वर्तमान में बिल्कुल नहीं चल रहा, ये इनिशियल फेज में आपने यूज किया है सिरी और एलेक्सा। अब ये वर्तमान में डेवलप हो रहा है, परंतु वास्तविक रूप से पूर्ण रूप से नहीं अभी भी हो पाया है। ये वर्तमान में सैद्धांतिक स्तर पर से बात करी जा रही है, व्यवहारिक स्तर पर ऐसा कुछ एएसआई टाइप का नहीं है। ठीक है, बाकी बात छोड़ दीजिए इसमें।
भारतीय पशु क्रूरता बोर्ड के बारे भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के बारे में, तो ये जो बोर्ड है उसने उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करने के लिए नगर पालिका अधिकारियों हेतु एसओपी जारी करी। अपने हाथ में कुछ दिनों पहले देखा हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को लेके कुछ डिसीजन दिया था दिल्ली एनसीआर के, तो वही बात है। तो उच्चतम न्यायालय ने ये बोला था कि स्कूलों, अस्पतालों और बस अड्डों जैसे सार्वजनिक संस्थानों से, परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया था। तो अब ये बोर्ड क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, बोर्ड जो है एक सांविधिक निकाय है पशु कल्याण के लिए और देश में पशु कल्याण को बढ़ावा देता है। जो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 है उसके तहत इसको स्थापित किया गया था 1962 में। तो एक सांविधिक निकाय है क्योंकि किसी अधिनियम के तहत बना था। अगला क्या है, इसकी शुरुआत प्रसिद्ध मानवतावादी स्वर्गीय श्रीमती रुक्मणी देवी अरुणडेल ने के नेतृत्व में हुई थी। तीन चीजें इसके बारे में ध्यान रखनी है। 1960 के अधिनियम के तहत इसको बनाया गया था और 62 में बना था। वैधानिक निकाय है और किसने बनाया था इसको? श्रीमती रुक्मणी देवी अरुणडेल ने। और खास बात नहीं है इसके बारे में, है ना। अब यूनेस्को के बारे में थोड़ी सी न्यूज आई है, वो देख लेते हैं। यूनेस्को, भारत जो है वापस से 2025 से 29 के लिए यूनेस्को के जो कार्यकारी बोर्ड है उसमें निर्वाचित हो गया है। तो यूनेस्को के बारे में बात करें तो देखिए इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस में है, फ्रांस के, है ना। 1946 में इसको स्थापित किया गया था और वर्तमान में देखा जाए तो इसके लगभग 194 मेंबर और 112 सहयोगी सदस्य हैं। इसमें बात काम की नहीं इतनी। यूनेस्को के बारे में तो आपने बहुत बात डिस्कस किया है। शिक्षा हो गया, विज्ञान हो गया, संस्कृति हो गया, संचार हो गया, को बढ़ावा देने के लिए, साझी मानवता को मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक समर्पित विशेष एजेंसी है। किन किन क्षेत्रों में? शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार और साझी मानवता की जो विरासत थी उसको, है ना। इसके गवर्नेंस 3 प्रकार से देखा जाता है। 3 प्रमुख निकाय है। महाधिवेशन होता है, इसका सचिवालय होता है, कार्यकारी बोर्ड डे टू डे एक्टिविटीज देखेगा, फिर सचिवालय, फिर महाधिवेशन जो कि 1 साल में 1 बार आयोजित किया था। प्रमुख उपलब्धियां क्या है इसकी? तो इसने सार्वभौमिक कॉपीराइट अधिनियम जो है उसको अपनाया था 1952 में, मानव और जैव मंडल कार्यक्रम 1971 में, जिसके तहत बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाता है ना। विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित अभिसमय 1972 में। मतलब इसकी कुछ उपलब्धियां जो इसने काम करी है। और यूनेस्को के बारे में तो हर हफ्ते न्यूज आती है कुछ ना कुछ ना। बर्टले फूट, ये क्या है? वैज्ञानिकों ने 2009 में इथियोपिया में खोजे गए 3.4 मिलियन वर्ष पुराने बटल फूट नामक जीवाश्मों के रहस्य को खुलासा किया। 2009 में मिला था, अब उसके रहस्य का खुलासा हुआ है। वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे होंगे वहां पे, है ना। तो क्या है बटल फूट? आकृति विज्ञान अगर इसकी बात करें तो 8 हड्डियां जो 2 पैरों वाले होमिनिन को दर्शाती है, जिसमें एक अभिमुखी बड़ा अंगूठा मौजूद है। यह विशेषता वृक्षों पर चढ़ने के लिए निरंतर। देखिए क्या है बटल फूट, जो एक फूट मतलब आप समझ रहे पैर है, तो उसकी आकृति बताएगा कि किस प्रकार का ये है। काम का नहीं है कुछ खास ना। जो बात बताता हूँ वो देखिए। हालिया निष्कर्ष क्या है? ये आया कि इस स्थल के पास 4.5 वर्ष के बच्चे के 25 दांत और जबड़े की हड्डियां हाल ही में निष्कर्षों की पुष्टि की गई। इस स्थल के पास जहां पे ये मिला था 4.5 साल के वर्ष के बच्चे के 25 दांत और जबड़े की हड्डियों के हालिया निष्कर्षों की पुष्टि की है कि यह क्या, ये बटल फूट जो है, ये मैंने आपको ध्यान रखना है। यह पैर, ये जो फूट है वो क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस डेइरेमेडा, नाम थोड़ा वैसा है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस डेइरेमेडा प्रजाति से संबंधित। मतलब ये जो फूट है, अब ये बात सारी निष्कर्ष यहाँ पे जा रहा है कि जो बटल फूट है ये इस प्रजाति से संबंधित है। यह प्रजाति, अब ये प्रजाति क्या है? तो ये प्रारंभिक होमोनियन प्रजाति है जो कि वन मानुष और मानव के समान विशेषता वाला का संयोजन है। मतलब वन मानुष और मानव के समान कुछ कुछ विशेषता दोनों मिला के किसके अंदर है। तो ये फूट जैसा हमें यहाँ दिखा रहा था कि 8 हड्डियां हैं जो 2 पैर वाले होमोनिन को दर्शाती है। मतलब 2 पैर वाली है, 8 हड्डियां, मतलब दिख रहा है कि हाँ 2 पैर वाला है, जिसमें एक अभिमुखी बड़ा अंगूठा है
मतलब अपोजेबल बिग टो है। यह विशेषता वृक्षों पर चढ़ने के लिए निरंतर क्षमता को इंगित, मतलब जो वो फूट था वो कहीं ना कहीं वृक्षों पर चढ़ने के लिए बताता है कि हाँ ऐसा फूट जो है जिसकी ऐसी आकृति वो वृक्षों पर चढ़ने के लिए बनाया गया। तो इससे पता लगा कि हाँ ये इस प्रजाति से संबंधित है। अब वो प्रजाति किसका मिक्सचर है? वन मानुष और मानवों के समान विशेषता रखने वाले। ठीक है, संबंध क्या है इस जीवाश्म इसके ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस तो के साथ घनिष्ठ संबंध को दिखाता है। मतलब ये है कि ये जो प्रजाति है डेरिरेमेडा, ये जो है अफारेंसिस के साथ संबंधों को दर्शाता है ना। ये देखिए वैज्ञानिकों की टर्म में सारी की सारी। ऑस्ट्रेलिया अफारेंसिस वह प्रजाति है जिसमें प्रसिद्ध जीवाश्म लूसी शामिल है। थोड़ा सा यहाँ पे नीचे लूसी शामिल है, जिसे 1974 में अफार क्षेत्र में खोया। मतलब ये लूसी जो है इसको 1974 में लफार क्षेत्र में खोजा गया था। ये यहाँ पे लिखा हुआ अफार थोड़ा सा वो नीचे चला गया अफार। देखिए अब निष्कर्ष मैं आपको बताता हूँ क्या है। इथोपिया में 2009 में एक जीवाश्म मिला। उस जीवाश्म का रिसर्च अभी तक चल रहा था, तो ये बात निकल कर आई कि वो इस प्रजाति से संबंधित है, ऑस्ट्रालोपिथेकस डेइरेमेटा, इससे संबंधित है। तो ये पता लगा कि ये क्या है, तो ये वन मानुष और मानवों का मिक्सचर है, ऐसी प्रजाति है। तो अब ऑस्ट्रालोपिथेकस डेइरेमेटा क्या है, ये इस किसके साथ संबंधित दिखाता है, मतलब उससे संबंधित थोड़ा थोड़ा ऑस्ट्रालोपिथेकस का अफारेंसिस से कहीं ना कहीं ये मिलता जुलता है। तो अफारेंसिस क्या है, ये प्रजाति है जो कि 1974 में अफार क्षेत्र में लूसी जो है उसको खोजा गया था, उससे मिलती जुलती। समझ रहे, एक पेड़ मिला है जो कि इस प्रजाति से संबंधित हो सकता है, ऐसी वैज्ञानिकों ने रिसर्च निकाला है। बाकी आप ये एक दो टर्म ध्यान रखिए, हो जाएगा अपना काम इसमें ना। ठीक है, तो अब हम सुर्खियों में रहा स्थल देख लेते हैं। बाकी तो हमारी शॉर्ट न्यूज तो हो गई है। तो हमारे सुर्खियों में रहा स्थल है गिनी बिसाऊ। देखिए ये गिनी बिसाऊ यहाँ दिख रहा है क्या आपको भी? नहीं, ये थोड़ा सा डायग्राम दूसरा है, सॉरी, है ना। ये पुराना वाला डायग्राम आ गया। हम गिनी बिसाऊ की बात कर लेते हैं कि कहाँ पे है ये। तो गिनी बिसाऊ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसकी भौगोलिक अवस्थिति अगर हम लोग देखें तो पश्चिमी अफ्रीका का देश है ना, कहीं ना कहीं। मतलब ये तो पूर्वी अफ्रीका हो गया, पश्चिम अफ्रीका में यहाँ कहीं स्थित है ना। सीमाएं हैं, उत्तर में इसकी सेनेगल से सीमा लगती है। ठीक है, गिनी जो है इसके पूर्व में स्थित है और इसमें बीजा, गोस द्वीप समूह और तटों से लगे अन्य द्वीप शामिल है। इतना खास कोई है नहीं। और ये न्यूज में क्यों आया कि देखिए हाल ही में गिनी बिसाऊ में वहां पे सैन्य शासन जो है वो लगा दिया गया है। ठीक है, तो क्या है, पश्चिमी अफ्रीका में अवस्थित है, ये ध्यान रखना है। सीमाएं उत्तर में जो है इसके सेनेगल है, पूर्व और दक्षिण में आपके गिनी है। इसमें बीजा, गोस द्वीप समूह है और तट से लगे अन्य द्वीप शामिल है। समुद्री सीमा इसकी बात करें तो अटलांटिक महासागर से लगती है। ये अटलांटिक महासागर यहाँ पे है ही सही। भौगोलिक अवस्थिति या फिर इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये देखिए, ये थोड़ा सा काम का है। फूटा जालौन पठार, फूटा जालौन पठार आपसे काम पूछे तो गिनी बिसाऊ के आसपास फूटा जालौन पठार, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। बोई पहाड़ियां फूटा जालौन पठार के पश्चिम ढलानों से कोरूबल बेसिन और गाबू मैदान तक फैली हुई है। तो बोई पहाड़ियां भी अगर आपको पूछे कि बोई पहाड़ियां क्या है, मेरी जनरली देखिए जब मैच द कॉलम ऐसे आते हैं इसमें आपके प्लेसेस इन न्यूज वाले में, तो बोई पहाड़ियां आपको पूछेगा कि अफ्रीका में है या कहाँ है, या ज़्यादा देश पूछ सकता है। इसके बाद इतना नहीं पूछेगा कि वो उसके पश्चिम में है, उत्तर में ही, नहीं, इतना डिटेल नहीं जाएगा। प्रमुख नदियों की बात करें तो गेबा है, कोरूबल है, केचऊ आती है। क्या क्या है गिनी बिसाऊ, पश्चिमी अफ्रीका ध्यान रखना है, फूटा जालौन पठार ध्यान रखना है, बोई पहाड़ियां ध्यान रखना है, बाकी खास ध्यान नहीं रखना है आपको। ठीक है, ओके। तो आज का हमारा जितना भी न्यूज़ था, मेन न्यूज़, शॉर्ट न्यूज़ और सुर्खियों में रहा स्थल, इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा करी है। उम्मीद है ये सेशन आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए लाभदायक होगा और ऐसे ही अन्य और सेशन देखने के लिए जुड़े रहिए विजन आइज के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।